डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। कार्यक्रम का नाम आप जानते ही हैं, सच के साथ। आज निकला था शहर में तोहफा लेने के लिए तेरे लिए। आज निकला था शहर में तोहफा लेने के लिए निकले तेरे, लेकिन खुद से सस्ता कमबख्त कुछ भी ना मिला। तो इस तोहफे को स्वीकार करिए, और इस तोहफे का नाम है सच के साथ, जो हर मंगलवार और गुरुवार को हम आपके लिए लेकर आते हैं। वैसे मैं तोहफे की बात इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि दिवाली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है, और दो योजनाओं के जरिए दिया है। एक है कृषि उन्नति योजना और दूसरी है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। 1 लाख करोड़ से ज्यादा की ये योजनाएं हैं, और दिवाली से पहले जब ये तोहफा मिला है किसानों को, तो जाहिर सी बात है किसान खुश हैं, प्रसन्न हैं, आह्लादित है। और हम भी उस एहसास को महसूस करने की कोशिश आज करेंगे अपने इस शो में। तो इन दोनों ही योजनाओं का मकसद क्या है, कैसे ये योजनाएं काम करेंगी, और इन योजनाओं के जरिए आप कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, तो इसी के इर्द गिर्द आज की चर्चा को बुनने की कोशिश करेंगे। और आपको समझने और समझाने का यह भी प्रयास होगा कि भाई कैसे इस योजनाओं को अपनाकर आप विकास की रफ्तार में शामिल हो सकते हैं। तो इस कोशिश को शुरू करते हैं। हमेशा की तरह आप जानते हैं मेरे शो का ट्रेंड है, मेरे शो की रवायत है कि एक रिपोर्ट में मैं आपको दिखाता हूं, फिर उस रिपोर्ट के बाद जब लौटते हैं तो फिर हम बात करते हैं अपने पैनलिस्ट से। देश का उत्कृष्ट पैनलिस्ट हमेशा से मेरे शो का हिस्सा रहा है, तो आज भी ऐसे ही बेहद शानदार गेस्ट के साथ करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट एक्सक्लूसिवली सिर्फ आपके लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमेशा से यही कोशिश रही है कि किसानों का सर्वांगीण विकास हो, और इस कोशिश की झलक समय समय पर उनके फैसलों में साफ दिखाई देती है। हाल ही में किसानों की आय बढ़ाने के मकसद से सरकार ने कई अहम फैसले लिए, जिसे दिवाली से पहले किसानों के लिए बड़े तोहफे के तौर पर देखा जा रहा है। केंद्र सरकार ने किसानों और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं के लिए हजारों करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। सरकार ने पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना को मंजूरी दी है। इन योजनाओं के लिए 1,01,321 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि उन्होंने किसानों की आय से जुड़े लगभग हर बिंदु को 1,01,321 करोड़ रुपए के बजट के तहत कवर किया है। इसके कई घटक हैं। सभी घटकों को कैबिनेट ने अलग अलग योजनाओं के रूप में मंजूरी दी है। इतना ही नहीं, अगर कोई राज्य किसी एक योजना से जुड़ी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी DPR लेकर आता है, तो उसे भी इस योजना के तहत मंजूरी दी जाएगी। सरकार की हर हाल में कोशिश यही है कि किसानों की आय बढ़े और खाद्य सुरक्षा पर हम मजबूत बन सकें, और यही मकसद इन दोनों योजनाओं का है। कृषि मंत्रालय के तहत संचालित सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं को 2 व्यापक योजनाओं में तर्कसंगत बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी भी दी गई है। सरकार का मानना है कि PMRKVY टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देगी, जबकि कृषोन्नति योजना खाद्य सुरक्षा और कृषि आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करने में सहायता करेगी। इन दोनों योजनाओं के तहत 9 अलग अलग योजनाएं हैं। विभिन्न घटकों के कुशल और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सभी घटक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएंगे। आपको बता दें, ये दोनों योजनाएं राज्यों की ओर से कार्यान्वित की जाती हैं। हम आपको यहाँ पर यह भी बताते चलें कि 1,01,321 करोड़ रुपए के कुल प्रस्तावित व्यय में से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के केंद्रीय हिस्से का अनुमानित व्यय 69,088 करोड़ रुपए है। साथ ही इसमें राज्यों का हिस्सा 32,232 करोड़ रुपए है। इसमें कृषि विकास योजना के लिए 57,074 करोड़ रुपए और कृषोन्नति योजना के लिए 44,246 करोड़ रुपए शामिल हैं।
यहाँ आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि कृषोन्नति योजना में शामिल 9 योजनाओं में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन, खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन, ऑयल पाम राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तिलहन, एकीकृत बागवानी विकास मिशन, कृषि विस्तार पर उप मिशन, पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन, कृषि विपणन हेतु एकीकृत योजना, डिजिटल कृषि मिशन और कृषि जनगणना आर्थिक एवं सांख्यिकी की एकीकृत योजना शामिल है। तो आज सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही इन योजनाओं को नजदीक से समझने की कोशिश करेंगे और इन दोनों योजनाओं के लिए प्रस्तावित बजट क्या किसानों की जरूरतों को वाकई पूरा कर पाएगा, इस पर भी मंथन करने का आज प्रयास होगा। तो चलिए, हमेशा की तरह कोशिश यही है कि इन योजनाओं को नजदीक से समझेंगे और हमारी इस कोशिश में बेहद खास मेहमानों को, खास पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका एक एक कराता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं एसके सिंह साहब, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से। सिंह साहब, स्वागत आपका। मेरे साथ अविनाश चंद्रा जुड़ रहे हैं, पत्रकार हैं और अक्सर मेरे शो में अपनी बेबाक राय रखते हैं। स्वागत अविनाश आपका। अजीत तेवतिया मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट इंडियन फार्मर सोसाइटी, हरियाणा से मेरे साथ हैं। तेवतिया जी, स्वागत आपका हमारे शो में। साथ ही साथ चर्चा का हिस्सा है डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह, असिस्टेंट चीफ टेक्निकल ऑफिसर, पूसा से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत आपका हमारे शो में। सिंह साहब, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से आप हैं, तो सही से आप इन दोनों योजनाओं को मुझे समझा पाएंगे। सर, इन दोनों ही योजनाओं की जरूरत आपको लगता है कि बहुत ज्यादा थी और ये जरूरतें इन योजनाओं के बाद पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। आपका विश्लेषण क्या है और सरकार की मंशा क्या है? शुरुआत में ही आप बड़ा अच्छा प्रश्न रखे हैं। हमको जानना पड़ेगा कि हमें ज़रूरत किस चीज़ की है। हमें ज़रूरत है उत्पादकता को, उत्पादन को में सततता बनाए रखने के लिए। हमें ज़रूरत है किसानों की आय को बढ़ाने के लिए। हमें ज़रूरत है आत्मनिर्भर बनने के लिए, विशेषकर ऑयल सीड पल्सेस वगैरह में। हमें ज़रूरत है खाद्य सुरक्षा की। यह हमारे विजन हैं, दृष्टिकोण हैं। इन दृष्टिकोणों को रख करके ये पूरी नौ योजनाएं जो हैं इसमें रखी गई हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत, और मिशन जितने हैं जो जिसको हम मिशन मोड में जाने वाले हैं, अच्छा, उसको हमने रखा है कृषोन्नति में। तो दोनों को उस अनुसार हमने किया है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो जो समस्याओं को एड्रेस, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ जरूर किसानों को बताना चाहूँगा कि कृषि राज्य का विषय है। इसीलिए भारत सरकार ने कहा कि ये हम फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे इसमें। अब ऐसा नहीं करेंगे कि हम कंपोनेंट बता देंगे, भैया यहाँ खर्च करो, वहाँ खर्च करो, वहाँ खर्च करो। ऐसा नहीं होगा। राज्य, चूँकि राज्य की अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, भौगोलिक क्षेत्र अलग अलग होता है, उनके कृषि के तौर तरीके अलग होते हैं, तो उनको पूर्ण छूट दी गई है कि वो अपनी इच्छा अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार उसको कर सकें, खर्च कर सकें, ताकि वो उत्पादकता बढ़ा सकें और उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ किसानों की आय में भी वृद्धि की जा सके। इसमें एक चीज़ का और भी फोकस किया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर। इसीलिए आप देखेंगे कि हर योजना में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यक होता है हमारी इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए, और इफ़िशियंसी के माध्यम से हम आय भी बढ़ा पाते हैं, नुकसान भी घटा पाते हैं। चाहे वो नुकसान जो है उत्पादन के दौरान हो, चाहे उत्पादन के उपरांत हो, या मार्केटिंग से संबंधित कोई बात हो, तो उसको भी इसमें ध्यान दिया गया है। तो हर पक्ष को इसमें पकड़ा गया है। इसमें डाइवर्सिफिकेशन भी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखा गया है कि पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में चावल या गेहूं का ही उत्पादन किए जा रहे हैं। और किसान भाइयों के चावल और गेहूं के उत्पादन से जलस्तर भी घट रहा है। इसमें डाइवर्सिफिकेशन की बात भी की गई है कि उसको विविधीकरण करके हम इंसेंटिवाइज भी करेंगे। हम किसानों को अगर उधर से इन फसलों की तरफ जाएंगे तो हम उसको वो करेंगे, इंसेंटिवाइज भी करेंगे। हम देख रहे हैं कि हमारा तेल की समस्या है। हमने टारगेटेड तरीके से आगे इन योजनाओं के माध्यम से जा रहे हैं। हमारा 39 मिलियन मेट्रिक टन का जो उत्पादन है उसको हम 30-31 तक, जब हमारी योजना ये टर्मिनेट करेंगे ये दोनों, उस तक हम कोशिश करें कि नहीं
30-31 तक हम इसको क्या करेंगे, इसका डबल 69 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास कहीं ना कहीं प्राप्त कर लेंगे और हमारी ज़रूरतें पूर्ण हो जाएंगी। और मिलेट्स पर भी फोकस है, मिलेट्स का हमारा ऐसा सर ये तो वो सारी बातें ना जो आपके टारगेट में इंक्लूड हैं, लेकिन सर आम आदमी खासकर किसान ये जानना भी चाहता है कि भाई जो सपने आप दिखा रहे हैं उन सपनों को पूरा करने का मैकेनिज्म आपके पास क्या है, ये होगा कैसे सर? 26, 27, 30, 31 जितने साल आपने गिनवा दिए ठीक है, लेकिन सर वो ब्लूप्रिंट बताना पड़ेगा ना, आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? क्योंकि एग्जीक्यूशन लेवल पे कई बार बहुत दिक्कतें होती हैं। नहीं, ये मैं बार बार कहता हूं कि एग्जीक्यूशन की समस्या रही है, लेकिन उस चीज को एड्रेस करने के लिए इसी बार विशेष करके डिजिटल मिशन को लाया गया, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को लाया गया कि ह्यूमन इंटरफेरेंस जहां तक हो रहे, ये नहीं कि समाप्त कर दिया जाए, उसको न्यूनतम रखा जाए और इसको अधिक से अधिक क्षेत्रों में, अधिक से अधिक किसानों तक इसकी पहुंच बढ़ाई जाए, ताकि इस पहुंच के माध्यम से उनको लाभ दिया जाए और इसको लागू करने के लिए, धरातल पर उतारने के लिए, ताकि जो सोचा गया है उसी तरीके से इसको क्रियान्वयन किया जा सके। डिजिटल के डिजिटल के साथ साथ इसके और भी पक्षों को ध्यान में रखकर इन योजनाओं को बनाया गया है और पूर्ण उम्मीद है कि ये योजनाएं अच्छे से चल रही हैं और इसका पूर्ण लाभ किसानों को और अन्य हितधारकों को प्राप्त हो रहा है। डिजिटलाइजेशन पूरे देश के कॉन्टेक्स्ट में व्यवहारिक है एसके सिंह साहब? योजना पूरे देश के हिसाब से है ना, तो क्या पूरे देश के हिसाब से जिस डिजिटलाइजेशन का आप बात कर रहे हैं ये व्यवहारिक दिखाई देता है? आप इसको यूं समझने का कोशिश करें कि हमने जब डिजिटलाइजेशन की बात करी तो किसानों का डाटा हमें चाहिए होता था। अगर हम किसानों को डीबीटी करना चाहते थे, सीधे पैसा देना चाहते थे, तो बिना डाटा के उनको कर पाते? आज हम सक्षम हैं 6,000 रुपया देने के साथ साथ और भी जितनी योजनाएं हमारी चल रही हैं, चाहे वो फसल बीमा योजना हो या अन्य योजनाएं हो। और दूसरी बात और है कि आप उनके अगर खतौनी वगैरह वगैरह उनके जोत से संबंधित डाटा निकालने जाते थे, आप यहाँ परेशान होते थे, वहां परेशान होते थे, वो सब एक क्लिक में आपको तो आप आशान्वित हैं, होमवर्क पूरा है इस बार, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा। मेरे साथ तेवतिया जी भी हैं। तेवतिया जी, जिस पर्सपेक्टिव के साथ, जिस उद्देश्य के साथ इन योजनाओं को लाया जा रहा है, किसान कितने आशान्वित हैं, किसान कितने मुतमईन हैं? जो सपने दिखाए जा रहे हैं इन सपनों के साकार होने को लेके कितनी उम्मीदें जगती हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि कतार में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति भी उनकी निगाह में है, विकास उसका भी होगा। उपाध्याय जी, 2014 से और अब तक जो भारत सरकार की योजनाएं किसानों के लिए थी वो सबसे अच्छी योजनाएं थी। अब ये योजना जो 4 अक्टूबर को आई है, मैं कहूँगा कैफेटेरिया योजना है। सारी जो योजनाओं को एक समावेश करके अम्ब्रेला योजना के नीचे इकट्ठा इन्होंने कर दिया है। जो आपको याद होगा, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जब बना था तो 1966-67 में एक हरित क्रांति लाई गई थी। उस टाइम देश को चाहिए था एक खाने के लिए भंडारण। अब देश को भंडारण की जरूरत नहीं है, न्यूट्रिशन की जरूरत है। ये सारी योजनाओं को, जो अब कृषि मंत्री योजनाएं आई गई हैं, इनको एक छत के नीचे लाने का उद्देश्य केवल यही है कि इन सब योजनाओं का इम्प्लीमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो देगी पैसे, और इसमें शायद स्टेट गवर्नमेंट भी, जैसे सिंह साहब बता रहे थे, मुझे तो पता नहीं, किसानों की तरफ से एक सवाल है कि स्टेट गवर्नमेंट का कितना इसमें समावेश रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना समावेश रहेगा, और ये हम किसानों की तरफ से मतलब हम तक ये कैसे योजनाएं पहुंच पाएंगी। एक सवाल मेरा ये भी है इनसे। और दूसरा सर कि जो यूनाइटेड स्टेट के जो 17 गोल थे जो 2030 तक पूरे होने हैं, इन योजनाओं के माध्यम से हम वो गोल भी अचीव कर सकते हैं। जीरो हंगर पॉलिसी है, क्लाइमेट वेदर चेंज वाली पॉलिसी है, वो भी इन योजनाओं के माध्यम से हम कर सकते हैं। योजनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये अगर मिशन मोड पर काम करेंगी तो किसान भारत का लाभान्वित होगा। साहब अच्छा कह रहे हैं ना, उसके पीछे बहुत बड़ा संशय मुझे बिहाइंड द कर्टेन दिखाई दे रहा है। एक क्वेश्चन मार्क आपके अच्छे में भी मुझे महसूस हो रहा है। क्या अभी संशय की स्थिति दिखाई देती है? पूरी तरह से यकीन नहीं है आपको? सर मैं वही तो सिंह साहब से पूछ रहा था। नहीं, आप अपना बताइए पहले। पूरी तरह से यकीन नहीं है आपको? नहीं, मुझे यकीन है, लेकिन मिशन मोड में अगर ये योजनाएं हम तक पहुंचे, किसानों तक पहुंचे, तो बहुत बढ़िया योजनाएं। अब मैं सिंह साहब से 2024 का ट्रैक रिकॉर्ड आप खुद बता रहे हैं कि जितनी योजनाएं अभी तक चलाई है सरकार ने इससे पहले, वो बहुत अच्छी हैं।
तो ये भी अच्छी होगी। फिर मन में सवाल, ये सर नई योजना थोड़ी है, ये तो योजनाएं पहले चली आ रही है। तो कुछ नया नहीं कर रही सरकार? नहीं, वो जो योजनाएं चली आ रही थी उन सबको एक समावेश कर दिया इन्होंने। कुछ नया नहीं है, कुछ नया क्यों नहीं है? 1 लाख करोड़ का बजट दे दिया, इससे नया क्या करेंगे? लेकिन 69,000 आप दोनों चीजें एक साथ कह रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्शन आपकी बातों में। ये बोलिए कि भाई जो है वो बहुत अच्छा है, हमको पसंद आ रहा है, हमको फायदा मिलेगा। सर मैं ये तो कह ही रहा हूँ कि ये योजनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन मेरा ये था कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी इसमें भागीदारी रहेगी। तो यकीन नहीं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में कि स्टेट गवर्नमेंट को? सर दोनों ही। फिर आप क्यों जानना चाहते हैं इस बात को, मुझे ये समझाइए ना। सर मैं किसानों की तरफ से क्वेश्चन है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कहां पे संशय है कि अगर ये टोटली सेंट्रल से ऑपरेटेड होगी तो ठीक है, इसमें स्टेट का पार्ट नहीं होना चाहिए, या आप में से दोनों में से किसी को शक है? डीबीटी जो सिंह साहब को बता रहे थे कि डीबीटी योजना अगर किसानों को मिले तो डीबीटी में तो पहले इन्होंने डाटा इकट्ठा कर रखा है। लेकिन अगर ये जो इन्होंने सेंटर से दे रहे हैं 69 जो बताया 69 लाख और 32, ये दोनों समावेश करके ये जो किसानों तक इम्प्लीमेंट होगी वो उसका जरिया क्या होगा, बस कर मेरा ये सवाल। ठीक है, इसका जवाब मैं ले लूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे साथ डॉक्टर योगेंद्र भी हैं। तो डॉक्टर योगेंद्र, कई तरह की कोशिशें सरकार लगातार करती रही और उन कोशिशों में इन दो को जो भी जोड़कर देख रहे हैं, हालांकि तेवतिया जी कह रहे हैं देखिए एक अम्ब्रेला में पुरानी सारी योजनाओं को लाके क्लब कर दिया गया है। सर ये किसानों के लिए कितने फायदेमंद होने वाली हैं, और दिवाली से पहले जो हम कह रहे हैं बड़ा तोहफा, क्या इसे तोहफे के रूप में हम देख सकते हैं? हाँ, इससे जो हमारे अभी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये एक योजना अभी लाए हैं किसानों के लिए। सर उनका हमेशा एक प्रयास होता है कि किसानों का सर्वांगीण विकास हो, और उसके तहत वो बीच बीच में उनकी एक झलक भी देखने को आपको मिल जाएगी कि वो बीच बीच में अपनी ऐसी योजना लाते हैं। और उसी रूप में अभी हमारी जो एक ये आई है PM-RKVY, और दूसरा ये आई है कृषि उन्नति योजना। ठीक है, जो PM कृषि RKVY है उसका 69,088 करोड़ है, और जो राज्य का उसमें पूरा जो है 1,01,332 करोड़ रुपए, 21 करोड़ का है, 321 का है, और केंद्र का 69,088 करोड़ है, और राज्य का जो है 32,232 करोड़ रुपए है। जो अभी हमारे तेवतिया जी पूछ रहे थे, इसमें स्टेट का भी हिस्सा है, और दोनों को मिला के ये किया जा रहा है। एग्रीकल्चर जो है राज्य का विषय होता है, तो इसलिए इसमें पूरा जो है राज्य का काम तो राज्य का होगा, केंद्र का इसमें सहयोग है। लेकिन उसमें साथ ही एक ये भी वो है पर्सपेक्टिव्स कि अगर कोई राज्य किसी विषय पे अपना उस योजना में और शामिल होना चाहता है, वहां पे नहीं है, तो वो की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ले, DPR लेके आए, केंद्र को सबमिट करे, केंद्र उसको मंजूरी देगा और वो योजना उसके यहाँ लागू होगी। ठीक है, समझ गया आपकी बात। अविनाश भी मेरे साथ है। अविनाश, असल में केंद्र और जब स्टेट गवर्नमेंट की बात आती है तो कहीं तालमेल गड़बड़ ना हो जाए, किसी तरह का कोई कॉन्ट्रोडिक्शन ना हो जाए, कुछ चैलेंजेस रेज ना हो जाए ना चाहते हुए भी, क्या ये बड़ी शंका की वजह है जो तेवतिया साहब पूरी तरीके से समझा नहीं पाए, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये चल रहा था उनके? आपका एनालिसिस क्या है बीइंग अ जर्नलिस्ट? जी बिल्कुल सही कहा आपने, और ये संशय तो रहेगा ही, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत काम करता है, और राज्य में और केंद्र में अलग अलग जब दलों की सरकारें होती हैं, उनके आपसी जो हित होते हैं, राजनीतिक हित होते हैं, वो कहीं ना कहीं टकराते हैं। और यही कारण है कि हमने पास्ट में भी देखा है कि बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार की तरफ से जाती हैं, लेकिन राज्य सरकारें उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाती हैं या फिर उसे आगे ट्रांसफ़र नहीं करती हैं, जिससे कि किसानों का फ़ायदा हो सके, जैसा कि ऑब्जेक्टिव सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो ये चीज़ें तो हैं, लेकिन हमें इस चीज़ से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि क्योंकि कृषि राज्य का विषय है, तो उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सीधे इंटरवीन नहीं कर सकती है, वो योजनाएं ला सकती है, वो उसमें आर्थिक सहायता दे सकती है, और वो पुश कर सकती है राज्य सरकारों को कि वो उन योजनाओं को इच्छित वर्ग तक, किसानों तक वो पहुंचाए, और उसमें जहां तक भी सहयोग हो केंद्र सरकार का, वो केंद्र सरकार करेगी। चूँकि केंद्र सरकार और मोदी सरकार ने शुरू से ही 2014 से ही उन्होंने जो किसानों की आय को दोगुना करने का एक लक्ष्य बना रखा हुआ है, तो इसको लेके वो बार बार नए नए तरीके की स्कीम, नई नई योजनाएं, कानून लाते रहते हैं। और हम सब ने देखा है कि वो जो पिछले जो कानून आए हुए थे जिनका किसानों ने बहुत विरोध भी किया, हालांकि वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद होते, लेकिन ठीक है, वो
और किसानों को वो बात समझ में आई या नहीं आई, या कुछ राजनीतिक हमें पता है कि उसमें इंटरवेंशन थे इसलिए वो कानून लागू नहीं हो पाए। तो अब अगर कानून लागू नहीं हो पाए तो केंद्र सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठ नहीं सकती। तो उनकी योजना है कि किसी न किसी तरीके से किसानों का, देखिए किसान एक बहुत बड़ा वर्ग है देश का, और जब तक किसान संपन्न नहीं होगा तब तक देश संपन्न नहीं होगा। हम कितनी भी ट्रिलियन इकॉनमी बन जाए, ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बन जाए, लेकिन एक हमारा बड़ा वर्ग अगर समस्याओं से घिरा रहेगा, उसकी आय नहीं बढ़ेगी, तो फिर ये कहीं इसका कोई मायने नहीं है। तो ये और अंतिम व्यक्ति समाधान के तौर पे आप देख पा रहे हैं? देखिए जैसा मैं इसको ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि ये सारी जो पहले की जो योजनाएं चल रही थी वो बहुत विस्तृत थी, फैली हुई थी, इधर उधर थी। उन सबको एक साथ समायोजित करके उसे अब उन सारी योजनाओं को 2 योजनाओं के तहत वर्गीकृत कर दिया गया है। एक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और एक कृषोन्नति योजना। अब जितनी भी ये योजनाएं हैं किसानों को लेकर, वो सारे इन्हीं 2 वर्गों में आ जाएंगी। मैं सबसे ज़्यादा आशान्वित इन चीज़ों को लेकर हूँ क्योंकि केंद्र सरकार ने जो कृषोन्नति योजना है उसे मिशन मोड पे पूरा करने की बात कही है। अब मिशन मोड अपने आप में खास हो जाता है क्योंकि मिशन मोड के तहत ऑब्जेक्टिव डिफाइंड होते हैं, स्कोप डिसाइडेड होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं, उसकी चैलेंजेस क्या हैं वो डिफाइंड होते हैं। तो सारी चीज़ें और हमें क्या हासिल करना है वो सारी चीज़ें प्री डिफाइंड होती हैं और उसी के तहत उसका एनालिसिस किया जाता है कि अगर 6 महीने या 1 साल बाद बैठ के सरकार और सरकारी एजेंसियां जब उसका एनालिसिस करेंगे तो उनके पास एक प्री डिफाइंड सारी चीज़ें हैं, तो उसके तहत वो देख लेंगे कि कितनी योजना सफल हुई, कितनी नहीं हुई, हमें और क्या करने की ज़रूरत है, कहाँ पुश करने की ज़रूरत है। अगर राज्य सरकारों की तरफ से कहीं दिक्कत आ रही है तो उनको कैसे दूर किया जा सकता है या कैसे उनको प्रोत्साहित किया जा सकता है ताकि ये योजना अंतिम लक्ष्य तक तो यहाँ से उम्मीदों की किरण नहीं बल्कि उम्मीदों का इंद्रधनुष नजर आ रहा है। इस इंद्रधनुष में कितने रंग किसानों तक पहुंच पाएंगे सही मायनों में, यही समझने का प्रयास है। एक छोटा सा ब्रेक, चर्चा को ब्रेक के उस पार यहीं से आगे बढ़ाएंगे। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो आज सच के साथ में बात करने की कोशिश उन 2 खास योजनाओं की या फिर सारी योजनाओं का एक मिश्रण जो 2 योजनाओं के तौर पे अब हमारे सामने है, वही समझने का आज प्रयास है। सभी खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। सिंह साहब आप ही के पास आना चाहूंगा। सर, ब्रेक से पहले जो एक क्वेरी मन में आई किसानों के बिहाफ पे जो तेवतिया जी ने समझाई कि भाई ठीक है योजनाएं इतनी सारी हैं लेकिन हम असल में लाभान्वित कैसे होंगे, और सबसे बड़ा सवाल केंद्र प्लस राज्य का, राज्यों की भागीदारी आप कैसे सुनिश्चित करेंगे, ये मन में संशय थोड़ा सा मुझे समझ में आया। हाँ, ये किसान भाइयों को भी जान लेना जरूरी है कि ये व्यवस्था कैसे है, कैसे होता है। तो मैं 2-3 चीज़ों के रूप में इसको प्रस्तुत करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि ये जो योजनाएं बनती हैं ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार अपने आप बना लेती है। हाँ। ये है राज्य सरकारों के साथ साथ किसानों और अन्य हितधारकों के साथ कई सारी बैठकें होती हैं और एक योजना को बनाने में 2-2, 3-3 वर्ष लगते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो
तो ये योजनाएं जो हैं यह राज्य सरकारों के साथ मिलके बनाई गई हैं, उनकी ज़रूरत को देखते हुए बनाई गई हैं, उनकी मांगा अनुसार बनाई गई हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि राज्य सरकार का क्या अनुपात है, हमारा केंद्र सरकार का क्या अनुपात है। तो एक इस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर है, उसके अनुसार नॉर्थ ईस्ट और हिल को छोड़ दीजिए, जहां पर 90% टर्न 10% का अनुपात होता है। जो लागत जो योजना बनती है उसका 90% केंद्र सरकार देती है, 10% जो है वो राज्य सरकार देती है, जैसे पूर्वोत्तर के राज्य हैं। ठीक है। अन्य राज्यों में जैसे हरियाणा, पंजाब, इनकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर 60 और 40 का अनुपात होता है। 60% भारत सरकार देती है, 40% उसका राज्य सरकार देती है। और एक चीज़ मैं यहाँ और भी स्पष्ट करना चाहूँगा, एक साधारण सी बात है कि जब हम किसी को पैसा दे दें और कहें इसको इम्प्लीमेंट करो, खर्च करो, हाँ। और दूसरा पहलू ये है कि हम कहें कि भैया 2 रुपया हम दे रहे हैं, 50 पैसा आपका भी है, या 1 रुपया या 10 पैसा आपका भी है, तो कहीं न कहीं वो जिम्मेदारी के साथ उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो जब राज्य सरकार को हम शामिल करते हैं तो केवल बजट ही नहीं बढ़ जाता है टोटल उसका, बल्कि हम ये भी निश्चित कर पाते हैं, इंश्योर कर पाते हैं कि राज्य सरकार की मशीनरी उसी लगन की तरह, लगन के साथ जमीन पर काम करती है जिस तरीके से उस स्कीम की परिकल्पना की गई। हमेशा ऐसा हो पाता है सर? नहीं, ज्यादातर ऐसा आते हैं सर। कई बार हमने देखा है कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, केंद्र सरकार की मंशा को कई राज्य सरकारें पूरा करने को तैयारी नहीं होती, आगे नहीं बढ़ती, उदासीन होती हैं, शिथिल होती हैं। सामान्यतः आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ऐसा नहीं पाएंगे। एक क्षेत्र होगा जो आप शायद इंडिकेट कर देंगे, वो है पीएम किसान की, जहां वो 6,000 रुपया कैश ट्रांसफर किया जाता है। तो वो डाटा राज्य सरकारों से लिया जाता था और राज्य सरकारें उसको, जैसे कुछ किसी का, मैं राज्य सरकार का नाम नहीं लेना चाहूंगा, हम वो लेना भी नहीं चाह रहे हैं, हाँ। तो वो राज्य सरकारों में देना मुश्किल होता था। लेकिन जब हम धरातल पर इस कार्य को करते हैं और वहां पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं चलाकर मिलाकर चलते हैं, तो राज्य सरकारें ऐसा नहीं कर पाती हैं, वो करना भी नहीं चाहती हैं, क्योंकि ये चीज ध्यान देने की बात है कि किसान न ही राज्य के हैं न केंद्र के हैं, किसान किसान है, हम सबके हैं। तो हम उसमें कोई भी क्यों आगे पीछे होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी, अगर आएंगी तो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। लेकिन किसानों को भी क्या समझाने की एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसके जरिए जिनके लिए वो योजनाएं हैं वो तो समझ जाएं कि भाई हमारे लिए लाभ के लिए ही हो रहा है। सर, क्या इस तरह की कुछ कोशिशें की जा सकती है जब किसान तक सही मैसेज चले जाए? किसानों की रायशुमारी तो होती होगी, लेकिन चुनिंदा ही उसमें शामिल होते होंगे ना सर। एक बड़ा वर्ग है किसान का, जिसको समझाना भी एक बड़ी चुनौती है। क्या ये होना चाहिए सर? नहीं, जहाँ तक किसानों को शामिल करने की बात है, किसानों को, उनके समूहों को, उनके प्रतिनिधियों को हम लोग शामिल करते हैं, उनकी ज़रूरतों को देखते हैं। आजकल तो हमारे मंत्री महोदय रेगुलर हर वीक वार्ता कर रहे हैं, वो हम लोगों के पास भी आ रहा है, उसको भी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो बिल्कुल सभी से बात की जाती है। हाँ, ये नहीं कहा जा सकता है कि हम 100% का रिप्रेजेंटेशन उसमें हो जाता होगा, लेकिन जहाँ तक संभव होता है सारे स्टेक होल्डर, किसानों, वैज्ञानिकों, हम जब भेजते हैं तो आईसीआर को भी हम लूप में लेते हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं, उनकी बात भी सुनते हैं। तो पूरा अच्छे तरीके से इसको करके किया जाता है, मनन करके किया जाता है। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन की इशू पर तो मैं कहता हूँ कि जितना इम्प्रूव करते जाइए, जितना इम्प्रूव करते जाइए, उतना उसका रिजल्ट आता जाएगा, उतना गुड़ मीठा होता चला जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। तो सर, इंप्रूवमेंट अगर करना हो तो 3 एरिया आपको कौन से समझ में आते हैं जहां फौरी तौर पे सबसे पहले काम करने की जरूरत है? क्योंकि आप बहुत स्पष्ट बात करते हैं सर, ये भी मैं आपसे समझना चाहता हूं उसी स्पष्टता और ईमानदारी के साथ। सबसे स्पष्ट तौर पर मैं अपने अनुभव के आधार पर इसको कहना चाहूंगा कि सबसे जो जरूरत की चीज है वो प्रसार है। मतलब कि जो चीजें जो योजनाओं में हैं, जो वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की जा रही हैं, उसको किसानों तक पहुंचाया जाए। इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा कि इस एक्टिविटी को हम मिशन में लाए हैं, मतलब कृषि कृषि योजना में लाए हैं कि जो जहां पर थोड़ा मोड़ा कमजोरियां हैं उसको कैसे हम सुदृढ़ करें। हाँ, तकनीक किसान के लिए थोड़ा सा अभी है, लेकिन हम उसको इस रूप में ला रहे हैं कि उनको कैसे वो लाभान्वित करे, न कि वो सीधे एकदम से तकनीक से जाके भिड़ जाएं, बल्कि तकनीक उनकी मदद करे। अच्छा। तो ये समस्याएं हैं। प्रचार प्रसार की एक समस्या है कि किसानों को जानकारी देर में होती है, उस तकनीक के बारे में देर में होती है, योजनाओं के बारे में देर में होती है। लेकिन किसान भी अब वो किसान नहीं रहा जो हम
50 साल पीछे की बात करें, आज वो भी जो है जानने की कोशिश करता है। हम लोगों के यहाँ पॉलिसी मेकिंग के कार्यालय है, यहाँ पर भी फ़ोन करता है कि ये योजना आपने किया है, इसको हम कैसे लाभ ले लेंगे, क्या कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है। अच्छा सर, एक चीज ईमानदारी से, और किसान को तो चलो समझाने में अभी समय लग रहा है, लेकिन जो सरकार की मंशा है और उस मंशा को एग्जीक्यूट करने वाली जो ब्यूरोक्रेसी है और अफसर है, वो सही समझ जाते हैं सर? नहीं, जहाँ तक ब्यूरोक्रेसी का सवाल है, ब्यूरोक्रेसी तो समझती नहीं तो ये सब काम होता कैसे है। और हम लोग जैसे हम ही लोग अपनी ही बात करें, हाँ। तो सरकार के विजन को उस प्रॉपर तरीके से समझ पा रही है जो सरकार चाह रही है? सरकार आप किसे कह रहे हैं? सरकार का मतलब सामूहिक है। वो अगर आप पॉलिटिशियंस को कह रहे हैं, बॉसेस को या ब्यूरोक्रेट्स को कह रहे हैं, तो हमारी समझ से तो सभी को मिला करके ही सरकार कही जाती है। एक को अलग अलग करके एक सर, ये आपने अपने मिजाज के हिसाब से जवाब नहीं दिया। तो ये डिप्लोमेट है सर, ये तो बहुत आंसर, ये तो मतलब सेफ पैसेज है। नहीं, बिल्कुल हम लोग समझते हैं। जो लोग चूंकि वो जनता का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी सलाह ली जाती है। उनकी सलाह ही नहीं ली जाती, उनके मार्गदर्शन में ही सारे कार्य होते हैं मंत्रालय में। जो जैसा कहते हैं, जैसा समझते हैं, और उस अनुसार भी हम लोग काम करते हैं। इससे ट्रिकी सवाल मैं नहीं पूछूंगा आगे, मैं समझ गया सर। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ। डॉक्टर योगेंद्र, असल में जो कुछ समझाने का प्रयास किया जा रहा है योजनाओं के माध्यम से, वो सही तरीके से किसानों तक उतना नहीं पहुंच पा रहा है, ये बात तो क्लियर होती है। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो उसकी दो बड़ी वजह आपको क्या समझ में आती हैं सर, जिनको तुरंत दुरुस्त करना चाहिए? अभी हमारे सिंह साहब, एसके सिंह सर साहब ने बताया कि एक प्रसार के मेन कमी है इसका प्रसार। तो हमारा जो सरकार की मेन जो अभी जो स्कीम आई है, या पहले की जो स्कीम अभी सन 14 के बाद से चल रही है, जैसे अभी हम ये कहें कि एक तिलहन की, जो हमारी तिलहन की यहाँ पे देश में हमारी सबसे ज़्यादा कमी थी जी, उस सब पे एक क्लस्टर के रूप में सरकार ने सभी कृषि विज्ञान केंद्रों, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स, ICR के, उन सब के माध्यम से और स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से भी क्लस्टर के रूप में पूरे देश में एक एग्जाम्पल है कि इसको मिशन के रूप में लिया, और आज हम काफी हद तक उसको कवर कर पाए। तिलहन में इंडिपेंडेंस आई है? अभी आई नहीं है, आ जाएगी आने वाले समय। जिस तरह ये कोशिश है तो इस तरह हमारा एक सरकार के ये जो अभी आप कहें ना मिशन के रूप में ले रहे हैं। हमारा दूसरा सबसे बड़ा है कि जो प्रसार हमारा कर रहे हैं ये मीडिया के थ्रू भी, और हम लोग जो ट्रेनिंग्स वगैरह, ट्रेनिंग है, अवेयरनेस कैंप है, विजिट है, ग्रुप विजिट है, उनको आदि माध्यमों से उनको हम किसानों को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। जा जाके उनके फील्ड पे, खेत पे, या उनके गांव में जाके उन लोगों को हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस तरह हर चीजों को हम, और दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है, फिर अजीत तेवतिया ये क्यों कहते कि भाई हम तक कैसे पहुंचेगा, हमें कैसे समझ आएगा? अगर ये सब कुछ हो रहा होता, मेरे पैनल में बैठे ना अजीत जी। हाँ सर, मैं आपको जोड़ रहा हूँ अभी स्क्रीन पे, लेकिन इनकी बात पूरी हो जाए। दूसरा ये कि है कि जैसे किसानों की है कि हमें अच्छे क्वालिटी का सीड, तो हमारे यहाँ से अब जो हमारा ICR इंस्टीट्यूट्स हैं या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जो हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में या सेंट्रल में, तो सभी जगह से अच्छी वेराइटी की सीड और लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करके फार्मर्स को अब दिया जा रहा है। अच्छा। और मैक्सिमम किसानों तक पहुंच रहा है, और जो अगर एक साल नहीं तो दूसरे साल 100% किसानों तक वो वेराइटीज, वो बीज पहुंच रहे हैं। तो उसको हम लोग ट्रेनिंग है या डिमॉन्स्ट्रेशन के रूप में, जो अभी कह रहे थे सिंह साहब कि हम लोगों को कमी जो जहां से आती है ना, प्रसार कैसे, प्रसार के लिए हम लोग शुरू में हम लोग उसको डिमॉन्स्ट्रेशन या आदि माध्यमों से हम लोग दे रहे हैं उनको। अच्छा। और हमारा उसका फैलाव, एक्सटेंशन हो रहा है। ऐसा नहीं है। कोई डेटा है ऐसा हमारे पास जो अभी हम शेयर कर पाए? अभी वर्तमान में तो मैं यहाँ पे नहीं मैं दे पाऊंगा, लेकिन हमारे पास डेटा हैं। इसके सरकार के पूरे डेटा आपको दे सकते हैं कि पहले 2014 से पहले क्या था और आज क्या है। उससे यकीन आता है ना असल में, इसलिए यकीन आता है, इसलिए मैंने पूछा कि कोई डेटा नहीं, डेटा है, सब है, डेटा सारे अवेलेबल हैं। अच्छा, जो बताते हैं कि पहले और आज, तभी तो इम्पैक्ट हम निकालते हैं ना। इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है कि पहले क्या था, पहले क्या प्रोडक्शन हो रहा था, किस चीज की कमी थी, और पहले क्या रेट किसानों को मिल रहा था, आज क्या मिल रहा है। तभी दोनों में हम उनकी इकोनॉमिक जो उनकी कंडीशन है कितना बेटर हुआ है, दुगना जो सरकार का एक वो उद्देश्य है कि इनका इनकम हमने दुगना करना है, तो तभी तो हम निकाल पाते हैं। ठीक है, ट्रैक रिकॉर्ड से पता चलता है कहाँ खामियां हैं। ठीक है, अजीत जी कुछ कह रहे थे आप, पहले बोलिए, फिर मैं अपना सवाल आपसे। सर, मैं किसानों की तरफ से ही बोलूंगा। इसमें जो 2-3 योजनाएं थी, डिजिटल एग्रीकल्चर, एक हैप्पी सीडर जो मशीन है उसकी, एक क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर और एग्रो फॉरेस्ट्री,
इसमें इन योजनाओं में भी इनमें समावेश किया गया है। तो ये तो योजनाएं जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो किसानों को कैसे पता चलेगा कि डिजिटल में हम क्या करें क्या ना करें, उसकी मैं सिंह साहब से एक बार पहले पूछ रहा था जब आपसे मैंने क्वेश्चन किया था। तो डिजिटल जो एग्रीकल्चर इसमें आपने योजनाओं में दिया है, तो वो डीबीटी से पहुँचेगा, कैसे करेंगे, सॉइल हेल्थ का कैसे करेंगे, उन सब बातों पर अगर किसानों को ये सब पता चल जाए, ये सब बातें, ड्रिप इरिगेशन में भी ये योजनाएं काम करेंगी। कुछ में हम वो फसलें जो लगाते हैं वो धान न लगाकर, जैसे आपने मुझे बताया था कि धान नहीं लगाने, गेहूँ नहीं लगाने, उनकी जगह कुछ और लगा सकते हैं, तो उनकी योजनाओं का अमली जामा कैसे किसानों तक पहुँच पाएगा, ये सिंह साहब जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। शायद हम लोग डिजिटल एग्रीकल्चर को एक सीमित संदर्भ में समझ रहे हैं। डिजिटल एग्रीकल्चर यहीं तक नहीं है, इसको सीएससी के माध्यम, सीएससी का मतलब होता है कि सर्विस सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से किसानों को डिजिटल को जोड़ना है जी। और दूसरी बात, इसमें केवल यही 2-3 बताओ वही नहीं है, इसमें वेदर से संबंधित सारे डाटा होंगे, और इसमें जो है सॉइल हेल्थ कार्ड से संबंधित सारे डाटा होंगे, सारे मैपिंग होगी, मतलब लोकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो और सब चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूँ, जैसे वेयर हाउस हो सकते हैं या कॉमन सेंटर हो सकते हैं, वो सब भी मैप है। और इसको जो है किसान जो है कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी देख सकते हैं क्या उनको चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, क्या वहाँ से ले सकते हैं। और इसके साथ ही अगर वो बहुत काफ़ी किसान ऐसे भी जो पढ़े लिखे भी हैं, वो खुद भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, किसान इसको प्रयोग करना शुरू किए हैं। आज तक तो डिजीज भी जो रोग आती है ना, उसका भी ऐप पे किसान देख रहा है कि कौन सी रोग है, ये किस कलर का है, कंसेंट्रिक रिंग है कि कौन सी रिंग है, ब्लाइट है कि ब्लास्ट है कि कौन सा क्या नाम के पेस्टिसाइड फंजीसाइड अप्लाई करें, तो वो कर रहा है। हाँ, और गति देने की जरूरत है, ये सच है। अजीत जी ओके, आप संतुष्ट हैं? हाँ सर, सीएससी से इन्होंने बताया कर सकते हैं। ठीक है, अविनाश भी मेरे साथ है। अविनाश, अभी चर्चा जब हो रही थी ब्रेक के उस बार, तो एक बड़ी चीज निकल के आई कि देखिए भाई, हम फैसले ऐसे नहीं ले रहे हैं कि हम एसी कमरे में बैठे, एसी ऑन किया, पंखा चलाया, आइए योजना बनाए, पेपर पे चढ़ा दी। अब केंद्रीकरण नहीं, विकेंद्रीकरण है, यानी जिनके लिए योजना बन रही है उनका समावेश होना, उनका सम्मिलित होना बहुत जरूरी है। जो ये बदलाव है, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कई सालों के पॉलिटिक्स पे, कई सालों की नीतियों पे आपकी पैनी नजर रही है, इस बदलाव को महसूस कर पा रहे हैं आप? ये विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण के बीच का जो डिफरेंस है अविनाश? बिल्कुल, बहुत जायज़ प्रश्न है आपका। देखिए, जब कोई कानून बनता है तो आजकल सरकार उस कानून के ड्राफ्ट को पब्लिक डोमेन में रखती है, लोगों से सलाह मांगती है, जिन लोगों के उसमें सहभागिता चाहिए होती है उनको इनवाइट किया जाता है, उसको प्रसारित किया जाता है, और फिर लोग अपने सुझाव देते हैं, और फिर उनके सुझावों को शामिल करके और फिर उसको एक रूप दिया जाता है योजना का ऐसा। लेकिन मैं ये नहीं देख पा रहा हूँ कि किसानों से संबंधित जो भी योजनाएं आ रही हैं या कानून बन रहे हैं या जो कुछ भी, तो उनमें इस प्रक्रिया को फॉलो किया जा रहा है या नहीं। क्योंकि मैंने नहीं देखा है कि इस तरीके से कि जैसे अगर सरकार कोई जैसा हमारे एक पैनलिस्ट बता रहे थे कि सबको सम्मिलित करके और फिर हम उस पर एक योजना लेके आते हैं, तो वो सम्मिलित कैसे करते हैं? क्या आप खुद से किसी को पिक एंड चूज़ करते हैं, क्या करते हैं? क्योंकि मैंने ऐसा नहीं देखा कि पब्लिक डोमेन पे या मीडिया में या कहीं उसे पहले से पूर्व प्रसारित करके और लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हो, या उनको बुलाया जा रहा हो कि हमारी एक कमेटी है जो डिस्कशन करेगी, आइए आप भी उसमें अपने सुझाव दीजिए और आपके सुझाव के हिसाब से करेंगे। मैं ये तो मान रहा हूँ, लेकिन आप उनके प्रतिनिधित्व को तो कर सकते हैं। हम देश भर के जनता को किसी स्कीम में शामिल नहीं करते हैं, लेकिन उनके प्रतिनिधियों को तो शामिल करते हैं ना। तो उसी तरीके से आप, ठीक है, आप अपने हिसाब से अगर किसी को शामिल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं इसमें, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम मान नहीं रहे हैं आपकी बात को कि आपने लोगों को शामिल किया होगा, लेकिन क्या ट्रांसपेरेंट तरीके से आप लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि अगर आपके पास कुछ सुझाव है, आपके पास कोई बढ़िया तरीका है, तो आइए हमें बताइए और हम उसके हिसाब से उसको भी शामिल करेंगे उस योजना में। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब तरीका आपको नहीं लगता बैकडोर से एंट्री हो रही है उन लोगों की? नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, तो फिर एक क्वेश्चन मार्क आता है ना। मैंने अभी जैसे शुरू में बताया कि अब चीजें बहुत बदल गई हैं पहले से, जब से डिजिटलाइजेशन हो गया है देश में सारी चीजों का। तो अब कोई भी कानून बनते हैं, कोई भी योजनाएं आती हैं, तो आप देखते हैं कि सरकार द्वारा उसे पब्लिक फोरम पे डाला जाता है, उनकी वेबसाइट पे डाली जाती है, लोगों से उनकी राय
मांगी जाती है, सुझाव मांगे जाते हैं, जो भी उसके एक्सपर्ट होते हैं वो सुझाव देते हैं उस पर, और फिर उनको कंपाइल करके और फिर जो विशेषज्ञ होते हैं, मैं यही मैं अभी कहने की आपको कोशिश कर रहा हूँ किसानों के संदर्भ में। देखिए, जहाँ तक मुझे मेरी जानकारी है कि इसमें जो हमारे संस्थाएं हैं, कुछ विशेषीकृत संस्थाएं हैं, कुछ हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं, विशेषज्ञ हैं, उनको बुला लिए जाते हैं, कुछ और जो किसान संगठन होंगे वो उन लोगों से राय ले ली जाती होगी, लेकिन व्यापक तौर पे इसे पब्लिक फोरम में रख के, और देखिए बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं, गैर सरकारी संस्थाएं भी इस फील्ड में काम कर रही हैं कृषि के विकास के लिए, लेकिन उनको आप सम्मिलित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं आप ही सिर्फ उनको आइडेंटिफाई करके, इनवाइट करके और उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, या आप एक ओपन प्लेटफॉर्म पे, फोरम पे रख के और लोगों से उनकी राय मांग रहे हैं, इस बारे में मैं बात कर रहा था। देखिए, योजनाएं बन रही हैं, बहुत अच्छी हैं, इनको और बहुत अच्छा किया जा सकता है, ये मेरा एक सुझाव है। सरकार ऐसा क्या कर दे कि विश्वास हो जाए? बिल्कुल, जैसे मैंने अभी बताया कि पब्लिक फोरम पे आप डाल दीजिए और बताइए कि हमारी एक कमेटी है, हमने इस पे गठित की गई है और आपके सुझाव आमंत्रित हैं, आप बताइए कि किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है, जिसको अच्छे तरीके से किया जा सकता है। कोशिश होगी और ये अंतिम मांग होगी ट्रांसपेरेंसी की? अंतिम नहीं होगी, कुछ और लोग होंगे जो नई बात बोलेंगे। अंतिम नहीं होगी, लेकिन कम से कम उस तरफ एक मजबूत कदम होगा, बढ़िया होगा। अंतिम तो कभी नहीं हो सकता, हमेशा नई नई चीजें आती हैं, नए नए सुझाव आते हैं, नए तौर तरीके आते हैं और उस हिसाब से होते हैं। तो मैं सिर्फ यही कहना था कि वो स्टेक होल्डर जो असल में, जैसे हम हमेशा ही बात करते हैं, आपके फोरम पे भी बात करते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक एक बहुत बढ़िया जो योजना है उसका लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बाद में कोई खामी रह गई, कोई कुछ हो गया, और मुझे लगता है कि इसीलिए इस बार इसे मिशन मोड में डाला गया है, जिसमें इसके सारे ऑब्जेक्टिव, स्कोप, माइलस्टोन, सारी चीजें इसकी प्री डिफाइंड है कि हमें कभी-कभी जाके और हमें ये फाइनल करना है। 100% रिजल्ट मांगने की, हमारा क्या सारे काम ऐसे कर देते हैं जिसमें 100% रिजल्ट आता है? आप बता दीजिए कि आप कितना परसेंट आप बेंचमार्क रख के चल रहे हैं। आप 50% रख रहे हैं, 40% रख रहे हैं, 60% रख रहे हैं, आपका बेंचमार्क क्या है आप बताइए, और फिर उस हिसाब से आप एनालिसिस कर लीजिए कि आपका रिजल्ट क्या आया। हम तो यही जानते हैं, समझते हैं कि अगर सरकार कोई योजना लेके आ रही है तो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, लक्षित व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, और सरकार की भी यही मंशा होती है। वो पिक एंड चूज नहीं करते कि मैं सिर्फ इतने प्रतिशत किसानों तक ही पहुंच जाऊं तो मैंने इसे सफल मान लिया और मानकर हम बैठ गए। तो एटलीस्ट आप भी तय कर लीजिए और लोगों को सरकार आए, जादू की छड़ी लाए, घुमाए और गिली गिली छू बोले और सब कुछ हो जाए। ये बड़ा अजीब सा लगता है कई बार अविनाश जी, लेकिन इसमें चर्चा होनी चाहिए। मैं आऊंगा आपके पास, एक ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इन दोनों योजनाओं के साथ ही किसानों के सर्वांगीण विकास की जो परिकल्पना, जो सपना सरकार ने देखा है, उसको साकार करने के लिए कौन सा ब्लूप्रिंट है, सिंह साहब से खास तौर पे समझेंगे। रहिएगा मेरे साथ, देख रहे हैं आप सच के साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो 1,01,321 करोड़, 2 योजनाएं और दोनों योजनाओं की अलग अलग शाखाएं, उसमें मिशन मोड भी शामिल है। एक ही कोशिश है सरकार की, और ये कोशिश 2014 से लगातार हो रही है कि भाई किसानों की आमदनी दोगुना हो, उनका विकास हो और कोई भी ऐसा एंगल, कोई बिंदु ना छूट जाए
जो किसान को रफ्तार की इस रेस में पीछे कर दे, विकास की रफ्तार की रेस में पीछे कर दे। और इसी को आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सिंह साहब मेरे साथ हैं। तो सिंह साहब, ब्रेक से पहले भी, ब्रेक के बाद भी और उसके बाद भी, ग्रीन रूम में भी और इस चर्चा के बाद भी आप ही से सवाल होंगे, और सवाल यही है सर जो अविनाश कह रहे थे कि भाई एक बेंचमार्क आपको सेट करना पड़ेगा, अपना सक्सेस रेट समझाना पड़ेगा कि हमारी सफलता का रेशो ये है। आप कह देंगे हम सफल हो रहे हैं और कहने भर से काम चल जाएगा, ऐसा होगा नहीं। सिंह साहब प्लीज रिवर्ट करिए। नहीं, ये बात किसानों को भी जानना जरूरी है ना, क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म ही ऐसा है जी। तो मैं एक अभी जो रिसेंट काम हुआ है उस पर मैं एक उदाहरण लेकर बताता हूँ। ठीक है। अभी दिसंबर में जो गया 23, एक राष्ट्रीय पॉलिसी बनाने के लिए एफपीओ पर एक कमेटी गठित की गई, भारत सरकार ने गठित की। हमारे फैज साहब एडिशनल सेक्रेटरी उसके चेयरमैन थे, सौभाग्य से मैं उसका सदस्य था। वो प्रोफेसर, वैज्ञानिक, ऑफिसर, राज्य सरकार के सारे लोग उसको एक ड्राफ्ट तैयार किए। ड्राफ्ट को हमने 1 महीना तक वेबसाइट पर डाल दिया था। 1 महीना तक मेरे पास 2000 सुझाव और कमेंट आए, 2000, थोड़ा बड़ा नहीं। और एक एक को कभी आप मिलेंगे तो मैं दिखाऊंगा, टेबुलेट करके कमेटी के सामने एनालाइज किया गया कि क्या हो सकता है। फिर जब ये फाइल मंत्री महोदय के पास गई, उन्होंने कहा किसानों से भी बात करिए। यहाँ पर 4 अगस्त को देश के सारे किसानों को एफपीओ के रूप में जो थे, जो और किसान थे, हमने बुलाया, उनके सुझाव भी लिए। अच्छा। अब ये प्रश्न आया कि हमने कैसे चूज किया, उनको कैसे लाए, ये जानने की जरूरत है। एफपीओ वगैरह से संबंधित किसान है, ये तो हम लोगों के पास ही डाटा है। अगर वो अन्य टाइप के किसान हैं तो हम राज्य सरकारों से वो डाटा प्राप्त कर लेते हैं कि कौन कौन से किसान हमको वो बताते हैं, तो उन किसानों के आधार पर हम उनको आमंत्रित कर देते हैं। ये सही है कि देश में 12.5 करोड़ से ज़्यादा किसान हैं, और 12.5 करोड़ किसानों को बुला करके या उनके पास जा करके विचार विमर्श करना शायद मुश्किल होगा, लेकिन उनके प्रतिनिधियों का, अगर 4 गांव से एक आदमी स्टेट गवर्नमेंट भेज रही है तो इसके मतलब कहीं ना कहीं उन क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं और वो यहाँ पर बता सकते हैं। और प्रचार प्रसार के लिए मैं जो अपने गांव जाता हूँ, मैं ये सब अपने छोटे भाई को बताता हूँ कि खेती ही करते हैं खाली, तो कहते हैं मुझे तो पहले से मालूम है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये पेनिट्रेट नहीं हुआ है, काफ़ी हुआ है। हाँ, अंत नहीं है कि सब कुछ पा गए, आगे नहीं जाना है और आगे जाना है, और अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े हुए किसान को भी इन योजनाओं का लाभ मिले और वो आगे बढ़े। अविनाश जी संतुष्ट हैं? देखिए, एफपीओ की आप बात कर दी आपने। एफपीओ ठीक है, 10,000 आपने लक्ष्य बना के रखा हुआ है और वो संगठन है, संगठन के प्रतिनिधि आपके पास आ सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप और कानून बनाते हैं और नियम बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, जैसे तो आप पहले से जैसे के साथ एग्जांपल दीजिए समझाने के लिए। कौन से, कहां पे किया जहां आप संतुष्ट थे और यहां आप संतुष्ट नहीं, बताते चलिए अविनाश, सारे व्यूअर्स को क्लियर होता चलेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति बनाने से पहले आपने, सरकार ने जाकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तालुका लेवल तक लोगों से बातचीत की, उनके राय सुझाव लिए, वेबसाइट पर उनके सालों तक वो चीज़ें पड़ी रहीं, लोगों से सुझाव आमंत्रित किए गए और उन पे बात हुई। बहुत विस्तृत तरीके से उस पर काम हुआ। 2 उनके मंत्री बदल गए और तभी भी उसमें हड़बड़ी पे काम नहीं हुआ और पूरी एक सरकार बीत गई, उनका टेन्योर पूरा हो गया, दूसरी सरकार आई, दूसरा टेन्योर इनका बना और जब जाके नई शिक्षा नीति आई तो उसमें हड़बड़ी नहीं मची, क्योंकि उसको हमने एक विजन बना के रखा था कि अगले 20 साल, 25 साल, 30 साल तक के लिए हम ये शिक्षा नीति बना रहे हैं। अगर हम कृषि नीति कोई बना रहे हैं तो क्या हम ऐसे ही इसी तरीके से हम डिस्कशन कर रहे हैं, लोगों से सुझाव ले रहे हैं? मेरी जानकारी में नहीं है, सिंह साहब ये बता सकते हैं। नहीं, मैं हड़बड़ी बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, क्या आपके मन में, मैं अगर विशेषज्ञ हूँ, मुझे लगता है कि मुझे इस फील्ड के बारे में बहुत जानकारी है या मेरा ऑब्जेक्टिव ये है और इस हिसाब से मैंने पहले एक फ्रेम बना लिया और फिर उसमें विशेषज्ञों से राय मांग ली कि ये एक मेरा एक फ्रेम बना हुआ है, मैं ये चाहता हूँ, आप बताइए कि कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं और कैसे हम जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसे प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हम वो जो फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं उससे पहले लोगों की राय मांगे और फिर हम एक फ्रेमवर्क बनाए कि ओके हमें ये करना है। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। एक तो मैं ये जानता हूँ कि यही अच्छी चीज़ है और मैंने एक
लिख लिया पेपर पे और कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है और हमें ये काम करना है। दूसरी चीज़ ये कि हम जो उसका स्टेक होल्डर है, जो लाभार्थी है, उससे पूछें कि वो क्या चाहता है और फिर हम एक ऑब्जेक्टिव बनाएं, तैयार करें और फिर उस हिसाब से करें। सिर्फ कहने का मेरा मकसद यही था। तो मुझे कोई ऐसा याद नहीं आ रहा है कि किसानों से संबंधित कोई योजना हो। सर ने अभी बताया एफपीओ को लेके, मैं मान लेता हूँ, लेकिन एफपीओ तो ऐसा है जिसमें लोग अवेयर हैं, एसोसिएशन बना रहे हैं, आप उसमें सीईओ बना रहे हैं, उसमें और लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं और प्रेसिडेंट बना रहे हैं, ट्रेजरर बना रहे हैं, तो वो लोग अवेयर हैं। लेकिन अब आप अगर मान लीजिए कि किसानों के लिए, जो अंतिम किसान है उसके लिए, अगर मान लीजिए कि एक उन्नत बीज के लिए आप कुछ प्लान बना रहे हैं या उनको एआई तकनीकी से जोड़ने की अगर आप प्लान बना रहे हैं, तो क्या आप पहले उनसे मिलके उनकी राय ले रहे हैं, उनको समझ रहे हैं कि क्या उसकी ज़रूरत उसे है अभी, या उससे पहले अभी उसकी कुछ और ज़रूरत है? जैसे अभी आपने कहा कि हम डिजिटल कर रहे हैं, ठीक बात है, तो क्या उस किसान को अभी तत्काल उस डिजिटल चीज की जरूरत है, माध्यम की जरूरत है, या उससे पहले की उसकी कोई और जरूरत है जो उससे ज्यादा जरूरी है? ठीक है, तो हम उससे पहले रायशुमारी कर लें, है भी या नहीं, सही बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बहुत वैलिड पॉइंट है, मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन तेवतिया जी, जो किसानों के लिए सरकार कोशिश कर रही है, उन कोशिशों में आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक है, वो 100% पे नहीं काम कर रही है? हालांकि आप दोनों चीजें बताते हैं एक साथ कि 2014 से जो चल रहा है वो बढ़िया चल रहा है, लेकिन ये मिलेगा कैसे ये भी नहीं पता। तो ये जो डायलेमा है, ये जो कंफ्यूजन की स्थिति है, ये हर किसान की है या फिर अजीत तेवतिया की अपनी कंफ्यूजन की स्थिति है? सर, मैं तो किसानों की क्वेश्चन उठाता हूँ और किसानों की ही समस्या होती है, क्योंकि किसान आपको नहीं है, मतलब किसान इतना पढ़ा लिखा, आप सेटिस्फाइड है सर? मुझे जो किसान आपको सवाल दे रहे हैं वो पूछ रहे हैं आप? हाँ, किसानों के जो आप पे बहुत बढ़िया सब किसानों के प्लेटफॉर्म में बैठा हूँ, तो मैं पहले भी इनसे कह रहा था कि जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जो बोल रहे थे, कहीं सूखा है तो उसमें सूखे में किसान कौन सी फसल उगाएगा? अब ये कह रहे थे कि ये मिशन मोड पे सारी पॉलिसी आती हैं, इकट्ठी हो रही हैं। छत्तीसगढ़ में मिर्च बहुत होती हैं, अब वो किसान नहीं चाहता मैं मिर्च बोऊं, उस फसल को कौन बताएगा कि अब तुमने ये फसल शुरू करनी है? तो वेदर का फर्क रहता ही है। किसान जब मरता है तो केवल मौसम की मार से मरता है, उसको मौसम की जानकारी प्रॉपर रूप से मिलती रहे। और उसे ये इस पॉलिसी के अगेंस्ट बता रहा हूँ मैं, इस पॉलिसी में जो उन्होंने कर रखा है कि हम किसानों को वो सारी चीज़ें, तकनीकें बताएंगे कि जिससे वो अपनी फसल इस मौसम में ये उगाए, या क्लाइमेट जो चेंज होगा तो उस क्लाइमेट चेंज के आधार पर उसको ये फसल बोनी चाहिए। उसके हिसाब से मैं सिंह साहब से मेरा लास्ट क्वेश्चन ये भी था कि क्लाइमेट चेंज जो पॉलिसी है और हैप्पी सीडर जो मशीन्स होती हैं, उनका प्रभाव डायरेक्ट किसानों के खातों में जाएगा या मिट्टी की जो क्षमता है, स्वस्थ मृदा है, वो कैसे उसको यूज कर पाएगा? उसके लिए केवीके का स्टाफ कह रहे हैं, तो केवीके में स्टाफ होते नहीं। ठीक है, तो सिंह साहब आज 3 एंकर हैं आपके पास, ये मान के चलिएगा, तो तीनों एंकरों के जवाब आप ही को देना है। ठीक है सर, बताइए। एक एंकर मैं, एक अविनाश और एक तेवतिया जी। बताइए, मेरे तो कम ही सवाल हुए, तेवतिया जी के ज्यादा हुए। बताइए सिंह साहब। कहीं ये जो उसमें सूचना का है, इसमें एक चीज और बताऊंगा कि इन योजनाओं में आईसीआर रिसर्च की जो कार्यप्रणाली है, जो शैली है, जो उसमें ऑब्जेक्टिव था, उसको भी चेंज करने की बात है कि उनको क्लाइमेट रेजिलिएंट वैराइटीज़ भी डेवलप करना है, क्योंकि कभी सूखा पड़ जा रहा है, कभी पानी बरस जा रहा है, कभी बिना मौसम के कुछ हो जा रहा है। तो सरकार उस पर भी इन योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ रही है कि ऐसी प्रजाति मिले, ऐसी वैरायटी मिले किसानों को जो सूखे से निपट सके, सूखे में भी कुछ पैदावार कर जाए अच्छी से अच्छी, और बरसात ज़्यादा हो रही है तो तब भी कुछ न कुछ पैदा कर जाए, मौसम चेंज हो रहा है ठंडी गर्मी को, वहाँ भी पैदा कर जाए। तो ऐसा नहीं है, सरकार जो है और हर तरीके से किसानों से समझ करके कि भाई चाहिए क्या। अब ऐसा तो नहीं है जैसे मान लीजिए पराली वाला मामला है, भाई पराली वाला मामला आया तो क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट का तुरंत उनसे बात करके स्कीम लाई गई ना कि क्रॉप को कैसे रेजिड्यू को मैनेज किया जाए। अब धीरे धीरे करके किसान वहाँ जा रहे हैं, लेकिन चूंकि जो समस्याएं बड़ी होती है सरकार द्वारा उसको एड्रेस करना शुरू किया जाता है तो थोड़ा समय तो लगता ही है, क्योंकि इतने बड़े देश में वो भी 12.5-13 करोड़ किसान हैं, उनकी पॉपुलेशन 5 गुना कर दीजिए तो किसानों की पूरी पॉपुलेशन हो जाती है उनकी परिवार की। तो इतनी पॉपुलेशन में इन योजनाओं को जाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन किसान आगे बढ़ रहे हैं, सब होगा रफ्तार के साथ।
नहीं तेजी से हो रहा है। इतना ही रफ्तार है जैसे आज हमारे फ्रेम चेंज हो रहे हैं, क्लोज लॉन्ग फिर क्लोज फिर लॉन्ग, यही रफ्तार है आज पैनल प्रोड्यूसर की जो रफ्तार है वही रफ्तार आपकी। रफ्तार तो सरकार की बहुत अच्छी है और बिना समझे तो कुछ किया ही नहीं जाता है। 10 बार बातें होती हैं इस स्तर पे, राज्य स्तर पे, किसान स्तर पे, जितने भी इनपुट मिल जाए, जहां से भी मिल जाए, सबको समुचित तरीके से संकलित करके। सर एक ही मिनट बचा है मेरे पास और डॉक्टर योगेंद्र मेरे साथ हैं। डॉक्टर योगेंद्र, असल में जो मध्यम वर्ग की बात भी यहाँ की गई और कहा गया कि खाद्य सुरक्षा का एक टारगेट है, एक लक्ष्य है मध्यम वर्ग के लिहाज से, वो भी इन योजनाओं के जरिए पूरा होता हुआ दिखाई देता है। सर आपके पास 50 सेकंड है, जल्दी से बताइए फिर मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। नहीं, बहुत ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खाद्य सुरक्षा जो हमारा इस योजना के अंतर्गत है कि इसमें हमें ये देना है खाद्य सुरक्षा और एग्रीकल्चर पे आत्मनिर्भरता, कृषि पे निर्भरता, दोनों चीजों के हमारा एक साथ ये रहा कि जो अभी बताए क्लाइमेट उसका कि हमारी उस तरह की वैरायटी भी डेवलप की जा रही है, अच्छे ज्यादा प्रोडक्शन की, और कहीं सूखा पड़ रहा है उसके लिए भी, जहाँ पे हमारा वेजिटेबल का प्रोडक्शन है उस एरिया के लिए भी, सब जगह हमारा, और साथ में न्यूट्रिशनल कंपोनेंट के हिसाब से क्या न्यूट्रिशनल जो हमारे पहले तो ये होता था कि किसान हमें भरपेट भोजन की जरूरत थी सन 65 में, लेकिन आज हमें जरूरत है कि पूरा पोषण के साथ जो है हमारे किसानों को, पूरा किसान पूरे देश के जो हमारे इस समय हम 140 करोड़ लोग हैं, सबको पोषण युक्त भोजन प्राप्त हो, इस पर हमारा ज़्यादा फोकस है। और जो अभी हमारा ये चल रहा है कि मेन फोकस है कि क्या हम वेजिटेबल की तरफ से हमारा डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण की तरफ हम उसको लेके जा रहे हैं। हम उनको किसानों को ये बता रहे हैं कि जहाँ पे आपको पहले जैसे पंजाब और हरियाणा की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे पानी की कमी हो रही थी, तो यहाँ पे हम उनको दे रहे हैं कि आप विविधीकरण की तरफ भी आप चलो। अब जिससे हमारा और प्रोडक्शन, धान की है वेराइटी, उसको जहाँ लंबे समय की 140 दिन की थी उनको हम 110 दिन की वेराइटी दे रहे हैं, जिससे वो जो है पहले जब उसका हार्वेस्टिंग हो जाएगी तो उसकी कटिंग के बाद हम उनके पास समय लगभग 35 से 40 दिन समय बच जाता है, तो वो जाके किसान जो पराली जलाते थे या रेजिड्यू, क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के लिए, हम वहाँ पे उस बीच वो जो है हमारे डिकम्पोजर का यूज करके उसको कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, चर्चा को और आगे बढ़ाया जा सकता था लेकिन समय की बाध्यता है, मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए जिन उम्मीदों के साथ योजनाओं को शुरू किया जा रहा है वो साकार होंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, राय रखने के लिए। सिंह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत सवालों के जवाब दिया आपने। ठीक है, तो चलिए सच के साथ को यहीं समेटते हैं और इसी वादे के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि अगले अंक में फिर मेरी और आपकी मुलाकात होगी। विषय बिल्कुल विशुद्ध तौर पे सिर्फ आपसे जुड़ा हुआ है और जो तोहफा प्रधानमंत्री ने किसानों को दिया है उसी तोहफे की उम्मीद मैं भी आपके व्यूज, आपके कमेंट, आपके रिएक्शन के तौर पे करता हूं। उम्मीद है कि आप अपने कमेंट, अपने रिएक्शंस, यूट्यूब लिंक जो थोड़ी देर में आने वाला है ना, वहां उसके नीचे जरूर देंगे। तो फिर कार्यक्रम को समेटना है, आपसे जल्द मुलाकात होगी। देखते रहिए डीडी किसान सच के साथ, मंगलवार और गुरुवार शाम 6 बजे। नोट कर लीजिए। नमस्कार। कहते हैं कि बकरी जो है ना गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी, बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जाने से देखिए हमारा खास कार्यक्रम कृषि विशेष हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण शुक्रवार और रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ये मत भूलिए कि हैदराबाद हिंदुस्तान का हिस्सा है। हमें हिंदुस्तान के साथ समझौता करना पड़ेगा। कोई समझौता नहीं होगा, लड़ेंगे हम। हैदराबाद में हिंदुओं की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती चली जा रही है। हिंदुओं पर जुल्म हो रहे हैं, ये शिकायत भी कर रहे हैं वो लोग। निजाम साहब कह दो हिंदू मुसलमान महफूज है यहाँ पर। मैं डेलीगेशन से बात करूँगा इस बारे में। हिंदुस्तान से जुड़ने के पेपर्स पर दस्तखत जूनागढ़ में जो किया था हैदराबाद में भी वही करना पड़ेगा। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की